नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। आप हमारे मंच की और इस साहित्यिक जगत की सबसे नवोदित रचनाकार हैं और मुझे बहुत ही हर्ष और बहुत ही अत्यधिक खुशी हो रही है कि सबसे पहले आपका नाम चयनित किया गया है कि आपसे वार्तालाप की जाए। आपके अभी तक के साहित्यिक सफ़र पर और आपके आने वाले नए कार्यक्रमों पर। मैं एक बार सभी दर्शकों को आपका एक सूक्ष्म परिचय दिलाना चाहता हूँ, जिसमें आपके अभी तक मिले हुए तमाम राष्ट्रीय पुरस्कारों पर, आपको मिले हुए श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और अन्य कई महान राजनीतिक हस्तियों से मिले हुए पुरस्कार के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। मैं सत्य साहित्यिक गंगा मंच से सत्य सुरेंद्र आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ इस मंच पर। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना एक सूक्ष्म परिचय दें, जिसमें आप ये बताएँ कि आप कहाँ से हैं और अभी आप किस कक्षा में पढ़ाई कर रही हैं? नमस्कार, सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड की गंगा नगरी हरिद्वार से मैं वृंदा। मैं हरिद्वार से हूँ और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ और अभी कविताएँ लिखना मेरा शौक है। जब मैं 8 साल की थी तब से मैं कविताएँ लिखती आ रही हूँ और कविताओं का लिखना मतलब कविताएँ सिर्फ़ मेरा शौक नहीं है बल्कि अब ये एक ऐसा साधन भी बन चुकी है जिनसे मेरी पहचान हो रही है। अपना परिचय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने इस जीवन में जो आपने अभी तक प्राप्त किया है, वो अभी आपके लिए कैसा है और आगे आप अपने जीवन को लेकर क्या विचार रखते हैं जिसमें आपको अभी क्या करना है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब मैं 8 साल की थी तब से मैं कविताएँ लिखती आ रही हूँ। सबसे पहले उस समय तक मेरा मोटिव एक बेसिकली ये था कि कविताएँ लिखना कोई स्वयं से भाव उस समय नहीं थे, एक विषय मिला उस पर कविताएँ लिख दी। लेकिन उस समय से मुझे ऐसा लगा कि शायद कविताएँ मेरी पहचान का एक माध्यम बन सकती हैं। शायद कविताएँ कुछ मेरे लिए वो बन सकती हैं, जो मैं मतलब संसार को बदलने के लिए एक छोटा-सा माध्यम कविताएँ बन सकती हैं। मेरा पर्सनली मानना ये है कि हम इस संसार को बदल सकते हैं, शायद युद्धों और तलवारों से या वेपन्स से नहीं बल्कि शब्दों से और कविताओं से इस संसार को बदला जा सकता है। मेरा मानना है कि कविताएँ इस संसार के अंदर जितने भी लोग हैं, उनके जो नकारात्मक विचार हैं, उनको बदलने का एक बहुत सही तरीका है और मैं आज के समय पर अगर कविताएँ लिख रही हूँ, तो वो इसी माध्यम से, इसी मोटिव से लिख रही हूँ कि मैं अपने शब्दों से, अपनी कविताओं से लोगों की उस नकारात्मक सोच को खत्म कर सकूँ और एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकूँ, एक ऐसे संसार का निर्माण अपने शब्दों से कर सकूँ, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ सकारात्मकता हो। जी, बहुत उत्तम विचार हैं आपके। इस पर मुझे ये पूछने का मन कर रहा है कि आपने जब सबसे पहली बार रचना लिखी, तो आपके मन में विचार क्या था और आप उस समय क्या सोच रही थी जिससे आपको ये पहली रचना लिखने की प्रेरणा मिली? और क्या ये रचना सांसारिक किसी उपापोह पर थी, किसी युद्ध पर थी या स्वयं के जीवन पर या किसी सामने सामाजिक जीवन को देखकर आपको पहली रचना लिखने की प्रेरणा मिली है? मेरी पहली रचना गौरैया पर थी। आज जैसा कि वैसे भी आज विश्व गौरैया दिवस है, सबसे पहले तो आप जी, सभी को उसकी हार्दिक बधाई। मैं जी। गौरैया संरक्षण अभियान से जुड़ी हुई हूँ, तो जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं 3rd क्लास में थी, तो यही कुछ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में एक प्रोग्राम था, तो वहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए मुझे एक कविता लिखनी थी, गौरैया के ऊपर ही। तो इसी गौरैया दिवस पर, तो मैंने तब से कविता लिखी थी, तब मैंने एक कविता गौरैया पर जो थी, वो मैंने उसको यही चीज़ें देखते हुए देखी थी कि कैसे गौरैया विलुप्त होती चली जा रही है। एक बहुत अमूल्य पंछी को हम खोते जा रहे हैं। तो इसी भाव को अपने मन में रखते हुए मैंने पहली कविता लिखी थी। उसकी चंद पंक्तियाँ अगर आपकी अनुमति हो तो मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत है। ओरी मेरी सोन चिरैया, घर आंगन में फुदक फुदक कर, घर आंगन में फुदक फुदक कर करती ताता थैया। ओरी मेरी सोन चिरैया, तिनके चुन चुन नीड़ बनाती, तिनके चुन चुन नीड़ बनाती, अपना घर परिवार सजाती, हर दिन सुख बरसाती, सबके मन को भाती, करती ताता थैया। ओरी मेरी सोन चिरैया। बहुत सुंदर और हम सभी लोगों के बीच में केस कविवर केशव जी सशक्त कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं उनका। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। जैसा अभी मिस वृंदा आपने बताया, आप नकारात्मकता को हटा करके एक ऐसे भारतवर्ष का निर्माण करना चाहती है
तो मुझे एक बात बताइए, आपके दृष्टिकोण में नकारात्मकता क्या है? सर, हमारे भारत में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है और बाल श्रम जैसी चीजें हैं, ये सारे वो नकारात्मक विचार हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने शब्दों से और अपनी कविताओं से लोगों के जो मन में महिलाओं के प्रति गलत विचार रहते हैं, जो वो उनकी मानसिकता जो एक गलत राह पर चल रही है, उस नकारात्मकता को मुझे खत्म करना है। मतलब महिला सुरक्षा है और साथ ही आप कह सकते हैं बाल श्रम और ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे भारत में एक गलत प्रभाव भी डालती हैं और साथ ही साथ एक गलत चीज है जो हमारे भारत में इस समय वो चल रही है, तो मुझे इसे खत्म करना है। मैं ओके। आपके इस महिला सशक्तिकरण के बात का बहुत ही हितैषी हूँ और आपकी सराहना करता हूँ आपकी इन विचारों के लिए। मन में मेरी जब आप महिला सशक्तिकरण और इसको लेकर बात कर रही थी, हालांकि ये अभी आपके लिए बहुत ही बड़ा प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि जिस उम्र में आप इतनी बड़ी-बड़ी और इतनी अच्छी रचनाएं लिख रही हैं, उसमें आप इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें, जिससे समाज को एक संदेश जाए कि आप क्या सोचते हैं उस बारे में। अभी हाल ही में अगर आप समाचार पत्रों को और न्यूज चैनल्स को देखती होंगी, तो पश्चिम बंगाल के एक इंजीनियर की एक घटना आई थी सामने, जिसमें अपने पत्नी से या महिला से प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या करी और एक ऐसी घटनाएं और आई सामने जिसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट होते। तो हमें महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ महिलाओं को भी ये शिक्षा देने की आवश्यकता आपको किस हद तक लगती है कि वे भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें? महिलाओं का उत्पीड़न आज समाज की कड़वी हकीकत है और इस 21वीं सदी में भी हम इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाए। लेकिन क्या महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ महिलाओं के उन कर्तव्यों, उस दृश्य को भी उजागर करना आवश्यक है, जहाँ पे वो कई बार उनको एक संबल मिला हुआ है, उसका दुरुपयोग करती हुई दिखती हैं, जैसे दहेज प्रथा पर या अन्य पर फर्जी केस लगा। देखिए, कहीं न कहीं कह सकते हैं कि महिलाओं की भी गलती है, कहीं न कहीं वो भी गलत है, पर मेरा मानना है कि एक लड़की अपने जीवन को खुलकर जिए, जैसा उसका मन करे वो वैसा जिए, एक फ्रीडम के साथ जिए। तो और कहीं न कहीं लड़कों को अपनी बेसिकली सारे लोग तो ऐसे नहीं होते, पर लड़कों को भी अपनी सोच में सुधार लाने की ज़रूरत है। नहीं, जो लड़कों में तो बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, पुरुष पुरुष समाज में विसंगतियाँ बहुत हैं। मैं बस केवल आपसे ये पक्ष जानने की प्रयास कर रहा था, जिस पर आपने अपना पक्ष बहुत अच्छा रखा। अगर आज तक आपने जो काव्य रचनाएँ लिखी हैं, उसमें जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि सामाजिक जो युद्ध है, उससे समाज का सुधार नहीं हो सकता। तो अभी 2 युद्ध बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, एक तो रशिया और यूक्रेन का है और एक जी। इज़राइल का है। इन युद्धों से जो हल नहीं मिल रहे हैं, उस पर आपके क्या विचार हैं कि इन युद्धों की जगह पर किन रास्तों से हम समाधान पा सकते हैं? एकता से, अगर हम दूसरों के प्रति गलत भाव ना रखें और इस युद्ध को खत्म करने का सबसे सही तरीका है कि एक एकता के साथ एक मतलब पूरा यूनाइट कर दिया जाए, अगर नेशन को एक साथ रहे, तो ये युद्ध खत्म किए जा सकते हैं। लोग खुद में अपने मन में के विचार लाए कि एक साथ रहना है, एक होकर रहना है, तो इस तरह से ये युद्ध खत्म किए जा सकते हैं। बहुत सुंदर विचार। जो शक्तियाँ हमको कलम से और जो अपने कर्मों से मिलती हैं महिलाओं को, उनसे कैसे एक जो महिला सशक्तिकरण कर सकते हैं हम समाज में और जो उनकी स्थिति में सुधार कैसे ला सकते हैं? उनकी स्थितियों में जैसे कलम की ताकत है, अगर किसी भी महिला या किसी लड़की के पास में कलम की ताकत है, तो वो कैसे उस तरीके को उपयोग करके उनको सशक्त कर सकती है, महिलाओं की स्थिति में सुधार ला सकती है। जी, एक तरीके से, पर फिज़िकली तो हम उनको सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, पर लोगों के विचार में बदलाव ज़रूर ला सकते हैं कि अगर हम इतना प्रभावशाली ढंग से अगर अपनी बातों को किसी और के सामने रखें, तो विचार उनके बदले जा सकते हैं और शायद सुरक्षित वो स्वयं खुद ही हो जाएँ। बाकी फिज़िकल तरीके से तो हम प्रोटेक्ट इस तरह से एक राइटर्स नहीं कर सकते। त्रेता युग में 2 बहुत ही अच्छे प्रभावशाली पात्र हुए थे। एक थे राम और एक था रावण। दोनों ने महादेव की भक्ति की, पर एक हो गए मर्यादा पुरुषोत्तम और एक हो गया अहंकारी। आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए राम को लाना चाहते हैं या रावण को लाना चाहते हैं? दोनों ही भले ही महादेव जी की भक्ति करते हों, उनकी बहुत पूजा करते हों, उनके परम भक्त हों, लेकिन फ़र्क उन दोनों के बीच में ये था कि राम जी के विचार अच्छे थे, उनके कर्म अच्छे थे। लेकिन वहीं अगर रावण की बात करें, वह महादेव जी के भक्त थे और महादेव जी के परम भक्त थे, लेकिन उनके विचार अच्छे नहीं थे, उनके कर्म गलत थे, महिलाओं के प्रति उनका जैसे सीता का उन्होंने अपहरण किया था, तो ये चीज़ें उनके कर्म भी गलत थे और उनके विचार भी गलत थे। इस वजह से राम जी की विजय हुई थी और समाज में
राम जी, कृष्ण जी, इस तरह व्यक्तित्व होने आज के समय पर काफ़ी ज़रूरी हैं। मुझे अपनी लाइफ के बारे में एक ऐसा मोमेंट बताओ जिसको आपने बड़ी ही जिंदा-दिली के साथ जिया हो और उस पल को आप कभी भूल ना पाओ। मैं अपने स्कूल की तरफ से हमारे स्कूल की तरफ से एक टीम लखनऊ गई थी सीएमएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में। तो वहाँ पर मुझे एक मौका मिला था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कविता प्रस्तुत करने का, क्योंकि वहाँ पर नेपाल, श्रीलंका और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके ऐसी जगहों से काफ़ी सारे ऑनलाइन भी लोग जुड़े हुए थे और साथ में ऑफलाइन में भी श्रीलंका, नेपाल जैसे कई देश वहाँ पर आए हुए थे। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे अपनी कविता प्रस्तुत करने का अवसर मिला था और बहुत कोइंसिडेंटली ये था कि साथ में जो टीचर्स गए थे उसमें मेरी मम्मा भी मेरे साथ गई थी। वहाँ पर मुझे अपनी कविता प्रस्तुत करने का अवसर मिला। स्टेज पर चढ़ते वक्त, कविता बोलते वक्त मन में घबराहट भी थी, एक डर भी था, पर जब कविता मेरी खत्म हुई, जब मैंने अपनी कविता को एंड किया तो पूरे हॉल में उस समय तालियों की गूंज थी और जब उन तालियों में, उस पूरी भीड़ के अंदर मेरी नजरें सिर्फ एक इंसान को तलाश रही थी, वो थी मेरी मम्मी की। तो वहां से जब मैं स्टेज से नीचे उतरी तो उसी भीड़ में सबसे पीछे मेरी मम्मा खड़ी हुई थी। मैं उनके पास गई तो उनकी आंखों में आंसू तो थे, पर वो खुशी के आंसू थे। उनको देखकर मुझे, उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि आज जो मैंने जीत हासिल की है वो सिर्फ मेरी जीत नहीं है, वो मेरी मम्मी की मुस्कान है और मेरे लिए वो जीत बिल्कुल किसी, मतलब इस दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे बड़ी ट्रॉफी से भी ज़्यादा बढ़कर वो मेरे लिए जीत थी। मुझे उस दिन लगा था कि मैं आज के बाद से या अभी तक जो भी कुछ जीतती आ रही हूँ, वो मैं अपने लिए नहीं, अपनी मम्मी के लिए जीतती आ रही हूँ। मेरा मानना था कि मेरी असल जीत तभी है, मैं अभी भी यही मानती हूँ कि मेरी असल जीत तभी है जब मेरी मम्मी खुश होंगी। आपने उस मोमेंट जीते हुए अपने मदर को, उनकी आईज को आपने रियलाइज किया, उनकी आईज में क्या चल रहा था? जो आपने उस समय पंक्तियाँ कही थी, रचना कही थी, उसकी 4 लाइनें एक बार हमें भी सुनाइए। जी, वो कविता थी छोटू। ये मैंने तब लिखी थी जब हमारे स्कूल में एनुअल प्रोग्राम था, उसकी थीम उत्कर्ष थी। तब उस प्रोग्राम से रात के समय पर लगभग 10-11 बजे के करीब मैं वहां से वापस आ रही थी। तो तब मैंने एक दुकान पर एक लड़के को काम करते हुए देखा था। तो उस समय मेरे मन में विचार आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब हमारे संविधान में भी इवन ये एक एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तब मुझे लगा कि हमारे भारत देश में इस चीज की कमी अभी तक क्यों है। तो इस बात पर मैंने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था छोटू। तो चलिए सुनाते हैं आपको आज एक कहानी। एक छोटू है इसमें और उसकी छोटी सी जिंदगानी। खो गया बचपन, न सुनी दादी से कहानी, उस छोटू के सपनों पर नित फिरता था पानी। स्कूल तो था बस एक सपना, किताबें तो थी उसके लिए अनजानी। एक छोटू है इसमें और उसकी छोटी सी जिंदगानी। न पैरों में चप्पल, न तन पर कपड़ा, न सर पर छत, न कोई था अपना। न पैरों में चप्पल, न तन पर कपड़ा, न सर पर छत, न कोई था अपना। पता नहीं कैसे जी रहा था वो जीवन अपना। शौक उसको भी था पढ़ने लिखने का, शौक उसको भी था पढ़ने लिखने का, मन उसका भी था खेल खेलने का। बस क्या करे, मजबूरी ने उसे दबा कर रखा है, वरना बोझ किसे उठाना अच्छा लगता है। ये कुछ पंक्तियां थी बहुत मेरी। बहुत खूबसूरत रचना। और आपने मैं समझ सकता हूँ कि आपने अपनी मम्मी की, अपनी माँ की आंखों में आंसू कैसे लाए। बहुत ही भावुक करने वाली रचना थी और हम सब लोग अपने आसपास इस घटनाओं को और इस तरीके से होते हुए देखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने माँ के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं कि उनकी किस तरीके से आपको सहायता मिलती है, कैसे प्रेरणा देती हैं वो, जिससे आप अपने जीवन को और अपने इस काव्य रचनाओं के क्षेत्र को और अधिक विकसित करते हुए देख रही हैं। जब से मैंने कविता लिखनी शुरू करी है, उसकी सबसे पहली प्रेरणा मेरी मम्मी रही हैं। मुझे कविता लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, मुझे मोटिवेट करना कि मैं और लिखूं और इसी फील्ड में आगे बढ़ूं, इन सब की प्रेरणा, मतलब मुझे इन सब के लिए प्रेरणा दिया है तो उस सब का क्रेडिट मेरी मम्मा को जाता है। और जैसे कभी मेरी कोई कविता होती है जिसमें मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही, या मेरा लिखने का, मतलब मेरा एक माइंडसेट जो होता है बेसिकली, जब मैं कविता में कहीं अटक जाती हूँ या कोई चीज ऐसी होती है तो उस चीज में सहायता मेरी मम्मा ने की है। बचपन से आज तक मेरे जीवन में जितनी भी अच्छे पल थे या फिर बुरे पल थे, जितनी भी चीजें आज तक हुई, उन सब में साथ खड़ी रहने वाली मेरी मम्मी थी। और इस पर भी मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी 4 पंक्तियां आपके सामने रख। सुबह सवेरे मुझे उठाती, सुबह सवेरे मुझे उठाती, लाडो कहकर मुझे बुलाती, गोदी उठाती, गले लगाती, काला टीका मुझे लगाती, कहती लाडो पंख पसार, संग में है तेरी माँ का प्यार, माँ ओ मेरी माँ। बहुत सुंदर रचना है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप कुछ देख कर लिखती हैं? आप कोई दृश्य ऐसा सामने आता है जैसे आपने छोटू को देखकर
एक रचना लिखी, या फिर आपके साथ ऐसा होता है कि आप सोचती हैं कि मैं किस तथ्य पर या किस पर अपने विचार व्यक्त करूं, उस पर अपनी रचनाएं लिखूं? जब मैंने लिखना शुरू किया था तब तक तो यही चीज़ थी कि मुझे कोई विषय दिया जाता था, मैं बाल प्रहरी संस्था बाल प्रहरी एक प्रोग्राम होता है, उसमें ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं जुड़ती थी, तो वहाँ पर यही काव्य पाठ वाली कार्यशालाएँ होती रहती थी, तो उसमें जो मुझे विषय मिलता था, तो उस पर कविताएँ लिखनी शुरू की थी। 8 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन इस तरीके की कविता मैंने शुरू की थी। तब तक तो वैसी ही थी, फिर जब इसमें मैं थोड़ा-सा मुझे ये सीख मतलब मैं सीख चुक जब मुझे मतलब मैं सीख गई थी कि कविताएँ कैसे लिखी जाती हैं, किस तरह से लिखते हैं, तो उस समय पर फिर जो सामने दिखता था, उन सबको एक जगह एक डायरी में नोट करके लिखा और फिर बाद में उसको व्यवस्थित समूह में एक तरीके से अरेंज कर उसको फिर वो एक कविता के रूप में लिख लिया। तो जो सामने आता रहा, समाज में जो घटना होती गई, उन सबको देख-देख कर मैंने कविताएँ लिखी हैं। अभी मेरा एक प्रश्न और है कि आप समाज में देखकर और उन चीज़ों को पंक्तिबद्ध करके रचनाएँ लिखती हैं। आप छंद मुक्त रचनाएँ लिखना ज़्यादा पसंद करती हैं या फिर आप छंदबद्ध रचनाएँ जैसे कि मुक्तक, गज़ल, सोरठा होता है, सवैया होता है, इस तरीके से रचनाएँ लिखती हैं या छंद मुक्त रचनाएँ लिखना आपको ज़्यादा पसंद है? सर पर्सनली बताऊँ तो अभी मैंने कविताएँ लिखनी शुरू ही करी हैं एक तरीके से। जब मैं छोटी थी तब तक इतनी कविताएँ नहीं लिखी थी। अभी मैंने लिखना सही से शुरू किया है तो छंदों के बारे में और इन गज़ल, मुक्तक इन सब के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो जैसा है अभी मैं सिंपल नॉर्मली ही लिखती आ रही हूँ और इसी तरीके से लिखती हूँ जैसा होता है वैसा देखकर। जी, बिल्कुल, आप लिख रही हैं, यही आज के इस साहित्यिक समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आप अपने उम्र के पहलुओं से ऊपर उठकर और इस समाज को ऊपर ले जाने के लिए जो-जो कार्य कर रही हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। आप हमेशा चाहती हैं, कुछ लिखने का प्रयास करें और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि रचनाएँ छंदबद्ध ही हों। आप छंदमुक्त रचनाएँ लिखकर भी इस समाज के जो विसंगतियाँ हैं उस पर प्रहार कर सकती हैं और छंदबद्ध रचनाएँ जो हैं, वे बाँधने का प्रयास करती हैं। वे हमेशा एक नियम और एक पहलुओं को ध्यान में देती हैं कि आप इस तरीके से ही रचनाएँ लिखें। तो आप दोनों पहलुओं में लिखें, आपको ईश्वर अनेक ऊँचाइयाँ दें। आप अपने साहित्यिक समाज में अपने विचार जो ऐसे हों, जो आपको लगे कि आजकल आपने महिलाओं के ऊपर बोला, आपको साहित्यिक समाज के लिए कोई संदेश देना है, तो आप दें। ऐसे कई लोग हैं जो अभी कविताएँ लिखनी शुरू कर रहे हैं, कुछ मेरी उम्र के भी हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे भी छोटे हैं, वो भी कविताएँ लिख रहे हैं। तो उनके लिए ख़ैर कहने के लिए तो मैं बहुत छोटी हूँ, पर मैं यही कहूँगी कि कभी भी उनके मन में किसी तरीके का विचार आए या कभी भी वो किस बात को सोचे तो उस चीज़ के लिए डरे ना, उस चीज़ को अपना खुलकर व्यक्त करने की कोशिश करें। कविताएँ लिखें, कहानियाँ लिखें, जो वो अपने मतलब अपनी अभिव्यक्ति को वो प्रॉपरली सबके सामने डिलीवर करने में डरे ना। तो जैसा वो कविताएँ लिखना चाहते हैं, जिस तरह से लिखना चाहते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं, वो बिल्कुल खुलकर करें। जितना आपके लिए कहा जाए, सुरेंद्र जी भी मेरे साथ में एग्री करेंगे, जितना आपका मान बढ़ाया जाए उतना कम है कि कृष्ण की मुरली कान्हा की मुरली पर थिरकते हैं सभी, कान्हा की मुरली पर थिरकते हैं सभी, वृंदा की वाणी पर सम्मोहित होते हैं सभी। और इसी के साथ जो मेरी तरफ से एक आपके नजरिए से आप कोई भी एक वर्ड होता है हिंदी का या इंग्लिश का, उस वर्ड का आप क्या वैल्यू समझते हैं? उस वर्ड का आपके जीवन में क्या महत्व रहता है, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे? मेरा मानना है एक शब्द में बहुत ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि वो पूरे संसार को बदल सकता है। कवित्री होने के नाते मैं ये कहती हूँ कि शब्दों का अगर ऑर्डर भी बदल जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। अगर हम शब्द को बदल देते हैं तो उससे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी को जोड़ भी सकता है और कहीं न कहीं किसी को तोड़ भी सकता है। किसी को प्रोत्साहित भी कर सकता है, प्रेरणा भी दे सकता है और कहीं न कहीं किसी के जीवन पे गहरा प्रभाव भी डाल सकता है और वो प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। अगर इसका एक उदाहरण लें तो अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो अगर आप उसके सामने सात शब्द का प्रयोग कर देंगे, तो एक तरीके से उसको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा कि कोई मेरे साथ है या फिर वो एक तरीके से बहुत स्टेबल महसूस करेगा। लेकिन वहीं अगर आप उसके सामने अलग शब्द का प्रयोग कर देंगे, तो उसको भी लगेगा मतलब वो
आगे जो चीज़ वो अपने आप को मजबूत बनाने की जो कोशिश कर रहा है, वो शायद वो नहीं कर पाएगा। तो शब्दों का मतलब कवित्री होने के नाते यही कहूँगी कि एक कवि के जीवन में शब्दों का बहुत महत्व होता है। एक शब्द से दुनिया, संसार बदला भी जा सकता है, किसी का साथ भी दिया जा सकता है, किसी को छोड़ा भी जा सकता है। एक हाँ से कोई आपके साथ भी रह सकता है और एक ना से कोई आपसे दूर भी हो सकता है। मेरा तो प्रश्न ये है आपसे कि शब्द ज्यादा शक्तिशाली होते हैं या उसको प्रयोग में लिया जाने वाली जो जीभ होती है वो ज्यादा प्रभावशाली होती है? सर, शब्द को यूज में लेने वाली जो चीज है वो शायद प्रभावशाली है, क्योंकि मंदिर में राम लिया जाए तो वो राम भगवान की आराधना कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी के अंतिम संस्कार पर या इस तरीके की चीजों पर राम का नाम लिया जाए तो वो एक अलग तरीके से लिया जाता है। तो शब्द एक ही है, पर यूज करने के तरीके से शब्दों का अर्थ बदल गया है। तो मेरे हिसाब से शब्दों को जिस तरह से प्रयोग किया जा रहा है, जिन चीजों के साथ उसका प्रयोग किया जा रहा है, वो ज्यादा प्रभावशाली है और वही ज्यादा शायद महत्वपूर्ण भी है। वर्तमान में आपके कोई 2 या 3 ऐसे कवियों के नाम आप बताइए, कवि या कवियत्रियों को, जो आपको इस समय बहुत अच्छे लगते हैं, जिनकी रचनाएँ आप सुनना ज़्यादा पसंद करती हैं? महादेवी वर्मा, श्रीमती महादेवी वर्मा जी, रामधारी सिंह दिनकर जी और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये ऐसे कवि और कवियत्री हैं जिनको कविताएँ पढ़ना और जिनकी कविताओं को इवन प्रस्तुत करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनकी कई कविताएँ मैंने पढ़ी हुई भी हैं और काफ़ी ऐसी भी कविताएँ हैं जो मुझे बहुत पसंद आती हैं। मेरा प्रश्न था कि वर्तमान समय के 2-3 कवि, ये आपने जो बताए ये तो बहुत समग्रित कवि हैं, जो बहुत बड़ा योगदान जिन्होंने दिया इस समाज को। मैं वर्तमान समय के कवियों की बात कर रहा हूँ, जो आपको अगर कोई अच्छे लगते हो तो आप बाध्य नहीं है इस प्रश्न का जवाब देने। जी सर, एक कुमार विश्वास, उनकी कविताएँ मैंने सुनी हैं और वो मतलब मुझे काफ़ी प्रोत्साहित भी करती हैं, उनकी कविताओं को मैंने कहीं मतलब पढ़ा हुआ भी है। आपने अपनी जो रचनाएँ लिखी हैं, आपकी दूसरी रचना कौन-सी थी? आपने पहली रचना बताई कि ये गौरैया के ऊपर थी, जो इस समाज की विलुप्त होने वाली एक चिड़िया है, जो विलुप्त प्राय हो गई है। तो आपकी दूसरी रचना किस विषय पर थी? अगर आप उसको प्रस्तुत करना चाहें, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत रहेगा। दूसरे नंबर पर मैंने लिखी थी मन करता है। वो मैंने तब लिखी थी जब मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखकर मुझे लगा था कि मतलब जहाँ मैं अपने सपनों के बारे में कल्पना कर रही थी कि मेरा भी ऐसा मन करता है इस बात के ऊपर। तो वो मैंने कविता ऐसे लिखी थी कि मन करता है पंछी बनकर, मन करता है पंछी बनकर नील गगन में उड़ जाऊं, सपनों के मैं पंख फैलाकर आसमान को छू जाऊं। उड़े परिंदे आसमान में अपनी अपनी उम्मीदों से, उड़े परिंदे आसमान में अपनी अपनी उम्मीदों से, सपने मेरे कहते मुझको मैं भी उन संग पंख फैलाऊं। मन करता है पंछी बनकर नील गगन में उड़ जाऊं। मेघा गरजे पानी बरसे, मेघा गरजे पानी बरसे, मग्न पपीहा राग सुनाए, आसमान का रंग मिला फिर इंद्रधनुष सतरंग फैलाए। गगन में उड़कर इंद्रधनुष के सभी रंगों में मैं खो जाऊं, मन करता है पंछी बनकर नील गगन में उड़ जाऊं। नभ में उड़कर इन नैनों से, नभ में उड़कर इन नैनों से मैं धरती का रूप निहारूं, कहीं वृक्ष है कहीं लताएं, कहीं है सागर और है नदियां, फूल खिल रहे कहीं उपवन में, हिम शिखरों का आनंद उठाऊं। मन करता है पंछी बनकर नील गगन में उड़ जाऊं, सपनों के मैं पंख फैलाकर आसमान को छू जाऊं। बहुत सुंदर रचना। आप अपने जीवन का नीला गगन किसको मानते हैं जहां आप अपने पंखों को एक उड़ान भरकर वहां दिल खोलकर उड़ना चाहती हैं? नील गगन मतलब मेरे लिए एक तरीके से, मेरे लिए अगर मैं नील गगन की बात करूं तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना और सेल्फ सफिशिएंट बन जाना, इतना काबिल बन जाना कि मतलब एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट बन जाना ही मेरे लिए नील गगन की तरह होगा। आप अपने माँ के लिए कौन-सी ऐसी उपलब्धि है या कौन-सी ऐसी चीज़ है जो प्रस्तुत करना चाहती हैं, जिससे आपको ये संतोष होगा कि आज मैंने अपनी माँ को प्रसन्न कर दिया, आज मैंने उनको वो दे दिया जो मैं उनको देना चाहती। सेल्फ डिपेंडेंट बन जाना और इतना काबिल बन जाना कि मैं अपने आप को और अपनी मम्मी को, इवन अपने परिवार को खुश रख सकूं। और मतलब मेरा ये पर्सनली, मैं जिस मोटिव से पढ़ रही हूँ या जिस मोटिव से कवि साहित्यिक लाइन के अंदर इस साहित्य में अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ तो इसी मोटिव से बढ़ रही हूँ कि मैं उस दिन के इंतजार में हूँ कि मम्मी के चेहरे पर मुस्कान हो तो वो मेरी वजह से हो, मम्मी की आंखों में से अगर आंसू निकल रहे हो और खुशी के आंसू निकल रहे हो तो वो मेरी काबिलियत की वजह से हो, या मैं जब सक्सेसफुल हो जाऊं अपने लाइफ में, या जब मैं बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट बन जाऊं और उस समय पर मम्मी के अंदर जो मतलब मम्मी जिस बात का गर्व कर सकें और जिस बात पर उनको
इस बात का गर्व हो कि मैं उनकी बेटी हूँ। यही मेरा मेन मोटिव है कि मैं अपने जीवन में इतना सफल हो जाऊँ। आपके जीवन में सक्सेसफुल की परिभाषा क्या है? आप किस मुकाम तक पहुँचना चाहते हैं? जी, बिल्कुल, मैं यही प्रश्न पूछने वाला था, थोड़ा-सा मैं उसमें जोड़ता हूँ कि आप जो बोल रही हैं आप सेल्फ डिपेंडेंट या सफल, किस पड़ाव को मानेंगी? आप सेल्फ डिपेंडेंट क्या आप स्वैच्छिक रूप से कमा रही हों अच्छे पैसे उसको मानेंगी? या प्रसिद्धि का पैमाना और सेल्फ डिपेंडेंट का पैमाना क्या है आप? दोनों ही तरीकों से, आर्थिक उससे भी और साथ ही साथ इस उससे भी कि मतलब मैं अपने आप को और अपनी मम्मी को बेसिकली और अपने परिवार के सभी सदस्य को खुश रख सकूँ और इतना काबिल बन जाऊँ कि उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ, मतलब इनकी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकूँ और मेरे लिए सेल्फ डिपेंडेंट बनना और साथ ही साथ सक्सेसफुल होना ये भी है कि मैं जैसा कि मैंने बोला कि मैं अपने शब्दों से संसार की नकारात्मकता को हटाना चाहती हूँ। अगर मेरे मेरे किसी भी कार्य से या मेरे किसी भी कविता से, मेरी किसी शब्द से या मेरी किसी भी चीज़ से अगर समाज में परिवर्तन आता है और समाज में किसी भी इंसान की, किसी भी मानव की अगर सोच बदल जाती है और इस तरह से कोई सकारात्मक चीज़ होती है, तो वो मेरे लिए एक सक्सेसफुल होने की डेफिनिशन कहलाएगी। अगला प्रश्न ये है आपसे कि आप सफल होना चाहती हैं और हर एक चीज़ आपके लिए सभी लोगों को खुश करने से जुड़ी हुई है कि आप सबको खुश रखना चाहते हैं। आप अपने आप को कितना बलिदान देने के लिए तैयार हैं कि लोगों को खुश रखने के लिए आप अपना कितना त्याग करेंगी कि मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दूँगी? किस हद तक आप लोगों को खुश करेंगी जिसमें आपकी कोई हानि ना हो और आप अपने आप को कष्ट ना पहुँचाएँ? जैसे अभी मान लीजिए 2 स्थितियाँ हैं आपके लिए कि आपके पास में एक तो स्थिति ये है कि आप भी खुश हैं और आपका पूरा परिवार सब खुश है और एक स्थिति ऐसी है कि जिसमें आपको कुछ ना कुछ बलिदान देना पड़ता है, आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने लिए, फिर आप सबको खुश रख पा रहे हैं। आपके लिए दोनों में से कौन-सी स्थिति सबसे आइडियल होगी आदर्श? सर, परिवार की खुशी में ही मेरी खुशी है, यही चीज़ मैं सोचती हूँ और सैक्रिफाइस की अगर बात आए तो सर जहाँ तक मुझसे होगा, जहाँ तक मैं कर सकती हूँ, जहाँ तक जीवन में जैसी भी परिस्थितियाँ आएँगी, जहाँ तक मैं अपने आप को ढाल सकती हूँ, जहाँ तक कर सकती हूँ, वहाँ तक करने का पूरा प्रयास करूँगी। बहुत सुंदर विचार हैं आपके। आपसे एक प्रश्न है कि आपको जब आप रचनाएँ लिखती हैं, कविताएँ लिखती हैं, उसमें सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या परेशानी आती है आपको लिखने में? सर, कविताएँ लिखने में इस तरीके की कोई परेशानी या इस तरह की ऐसी कोई चीज़ तो नहीं होती पर अगर होता है तो वो ऐसा होता है कि मेरे मन में जो विचार आए उनको मैंने एक जगह पर लिख कर रख लिया तो उसको बाद में व्यवस्थित समूह में एक तरीके से उसको कविता में ढालना वो हल्का-सा चैलेंजिंग हो जाता है कि अ, राइमिंग वर्ड्स जॉइन जॉइन करना और एक तरीके से कविता को एक कविता के रूप में लिखना और कभी-कभी कोई लाइन कहीं से कोई लाइन रह जाए, कोई मात्रा कम हो, इस तरीके की इन चीज़ों को ढालने में हल्का-सा प्रॉब्लम होती है, बाकी इस तरीके की कोई ऐसा ख़ास वो नहीं। आपकी पढ़ाई में और इस साहित्य में, आपके लेखन और पठन में, दोनों में क्या विसंगतियाँ आती हैं? कई बार ऐसा होता होगा कि आपको लिखने का तो बहुत मन कर रहा है और कई रचनाएँ आपके दिमाग में घूम रही हैं कि इस पर लिखना है। लेकिन पढ़ाई की वजह से आपको कोई समस्या आती है कि आपको दोनों में से समझौता करना पड़े कि आज तो पढ़ नहीं पाएँगे क्योंकि ये लिखना है या फिर आज लिख नहीं पाएँगे क्योंकि आज पढ़ना है क्योंकि मेरी परीक्षा है और मुझे पढ़ना है, मेहनत करनी है? सर, उस समय पर तो टाइम मैनेजमेंट ये ज़्यादा ठीक रहता है क्योंकि मुझे ऐसी आदत है कि मैं रात तक पढ़ना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। तो वही चीज़ मतलब टाइम मैनेजमेंट करने से ही चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं कि अगर सपोज़ कल एग्ज़ाम है और लिखने का भी बहुत मन है, तो पहले एग्ज़ाम्स के पहले उस समय पर अपनी कविता पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वो विचार जो एक बार आया शायद वो लाइन दोबारा ना निकल कर आ पाए। तो उस समय आध 1 घंटा या 15 मिनट, 20 मिनट उन चीज़ों में देकर बाकी अपनी पढ़ाई के लिए मैं आगे टाइम उसमें निकाल लेती हूँ। तो टाइम मैनेज हो आपने जाता है। आपने शुरुआत में बताया था कि आप 7th में हाँ आप पढ़ जी। रही हैं। आपको सबसे ज़्यादा रुचिकर, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन-सा विषय लगता है? आपसे पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ा बातचीत करते हैं। आपको सबसे अच्छा विषय कौन-सा लगता है पढ़ने में? हिस्ट्री सिविक्स, सिविक्स। ब्रिटिश हिस्ट्री। हाँ जी। आप हिंदी ओके। इतना लिखती हैं, तो हिंदी में कैसा आपकी रुचि कैसी है हिंदी में? हिंदी जी। हिंदी कैसी लगती है आपको? हिंदी विषय आपको कैसा लगता है? जी, अच्छा लगता है वो भी क्योंकि उसमें कई सारे शब्दार्थ और कई सारे विलोम, पर्यायवाची इन सब जानने की मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं और इससे वोकैब्युलरी भी बढ़ जाती है। तो हिस्ट्री का मेन मोटिव ये है कि हिस्ट्री से आप इतिहास जानेंगे, बातें जानेंगे और हिंदी से आप अपनी वोकैब्युलरी बढ़ाएँगे तो उसको आप अपनी कविता में लिख सकते हैं। आप अपने जो भविष्य के चीज़ें हैं, कार्यक्रम हैं, उस पर अगर आप अपना कुछ विचार रखना चाहें कि आप अपने भविष्य
आपके कुछ विचार हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों जिस पर भविष्य में काम करना चाहती हूँ, उसके बारे में बताएँ? सर, एक मेरा ये सपना है कि मैं अपनी एक किताब प्रकाशित करूँ। हालाँकि अभी लिखना शुरू किया है, तो अभी इतना संग्रह नहीं हुआ है, तो इसकी भी मुझे एक किताब प्रकाशित करनी है। साथ ही साथ मैं कविताओं के साथ-साथ आत्मकथाएँ भी लिखती हूँ। पुस्तक की आत्मकथा, कुर्सी की आत्मकथा, घड़ी की आत्मकथा, ऐसी कई आत्मकथाएँ मैं लिख चुकी हूँ। इसका भी संग्रह मैं अभी फ़िलहाल कलेक्ट कर रही हूँ, मतलब इन चीज़ों को कलेक्ट कर रही हूँ, तो आगे जाकर इसका किताब भी प्रकाशित करनी है और कई मंचों पर इस तरीके से, मतलब यही सारे मेरे आगे जाने के मोटिव्स हैं और ये इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज के समय पर मैं कविता भी लिख रही हूँ। पर आपने एक ऐसे तथ्य को उजागर किया जिससे मेरी और अधिक बात करने का मन कर रहा है मुझे। आपने जो बोला कि मैं कथाएँ लिखती हैं कुर्सी के बारे में, और इसमें से कोई एक रोचक आत्मकथा अगर आप छोटी हो, तो अगर आप व्यक्त करना चाहें या उसका कोई एक रोचक प्रसंग प्रस्तुत करना चाहें, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे सुन। मैं पुस्तक हूँ। जिस रूप में आपको आज दिखाई देती हूँ, प्राचीन काल में मेरा ये रूप नहीं था। गुरु अपने शिष्यों को मौखिक रूप से ज्ञान देते थे। उस समय तक कागज का आविष्कार ही नहीं हुआ था। शिष्य सुनकर ज्ञान प्राप्त करते थे। धीरे धीरे इस कार्य में कठिनाई आने लगी। ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए उसे लिपिबद्ध करना आवश्यक हो गया। तब ऋषियों ने भोजपत्र पर लिखना आरंभ किया। ये कागज का प्रथम स्वरूप था। भोजपत्र आज भी देखने को मिलते हैं। हमारे अति प्राचीन साहित्य भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर ही लिखे मिलते हैं। मुझे कागज का रूप देने के लिए घास फूस बांस के टुकड़े को कूट पीस कर गलाया जाता है। उसकी लुगदी तैयार करके मुझे मशीनों के नीचे दबाया जाता है। तब मैं कागज के रूप में आपके सामने आती हूँ। मेरा स्वरूप तैयार हो जाने पर मुझे लेखक के पास लिखने के लिए भेजा जाता है। वहां मैं प्रकाशक के पास और फिर प्रेस में जाती हूँ। प्रेस में मुझे छापे खाने की मशीनों में भेजा जाता है। छापे खाने से निकलकर मैं जल्द बनाने वाले के हाथों में जाती हूँ। वहां मुझे काट कर सुइयों से छेद करके मुझे सिला जाता है। तब मेरा पूर्ण स्वरूप बनता है। उसके बाद प्रकाशक मुझे उठाकर अपनी दुकान पर ले जाता है और छोटे बड़े पुस्तक विक्रेताओं के हाथों में मुझे बेच दिया जाता है। मैं केवल एक ही विषय के लिए नहीं लिखी जाती हूँ, अपितु मेरा क्षेत्र विस्तृत है। वर्तमान युग में तो मेरी बहुत ही मांग है। मुझे नाटक, कहानी, भूगोल, इतिहास, गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि विषयों के रूप में देखा जा सकता है। बड़े बड़े पुस्तकालयों में मुझे संभाल कर रखा जाता है। यदि मुझे कोई फाड़ने की चेष्टा करे तो उसे दंड भी दिया जाता है और पुस्तकालय से निकाल दिया जाता है। दोबारा वहां बैठकर पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती। मुझमें विद्या की देवी सरस्वती वास करती हैं। अध्ययन में रुचि रखने वालों की मैं मित्र बन जाती हूँ। वे मुझे बार बार पढ़कर अपना मनोरंजन करते हैं। मैं भी उनकी बुद्धि को अज्ञान रूपी अंधकार को निकालकर बाहर करती हूँ। नर्सरी से लेकर कॉलेज में पढ़ने वाले के लिए मैं उनकी सफलता की कुंजी हूँ। वे मुझे पढ़कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंचकर जीविका कमाने लग जाते हैं। जो मेरा सही इस्तेमाल नहीं करते वे प्रगति की दौड़ में पिछड़ जाते हैं, आगे बढ़ने का अवसर खो देते हैं और मित्रों रिश्तेदारों में लज्जित होते हैं। मैं केवल स्कूल और कॉलेजों की पाठ्य पुस्तक ही नहीं, अपितु हिंदू की गीता, मुसलमानों की कुरान, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाइयों की बाइबल हूँ। ये लोग मुझे धार्मिक ग्रंथ मानकर मेरी पूजा करते हैं। मुझे फाड़ना या फेंकना पाप समझा जाता है। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे फाड़ कर फेंक दें या रद्दी की टोकरी में डाल दें, जहां मैं अपने भविष्य के बारे में पढ़ी पढ़ी ये सोचूं कि कल मेरा क्या होगा। क्या मूंगफली वाला, चाट वाला, सब्जी वाला या चने वाला उठाकर ले जाएगा? कोई लिफाफे बनाने वाले को देकर लिफाफे बनवाएगा या कोई गरीब विद्या प्रेमी आधी कीमत देकर मुझे खरीद लेगा? मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे फाड़े नहीं, मुझे घर के कोने में सही ढंग से रखें और इस्तेमाल करें। जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करती हूँ। भविष्य में महान व्यक्तियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती हूँ, जहाँ वे अपनी विद्वता का परिचय देकर दूसरों से आदर पाता है। कितने व्यक्ति परिश्रम करके मुझे आप तक पहुंचाते हैं। आप मेरा सदुपयोग करें, मैं केवल यही आशा करती हूँ। धन्यवाद।